नमस्कार सभी को। आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम 6 से लेके 12 तक सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। सिर्फ एसएसटी के चैप्टर्स पढ़ेंगे पहले तो फ़िलहाल। और आप सब इन वीडियोस को देखिए क्योंकि एनसीईआरटी सारे एग्ज़ाम्स का बेस है। सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं, चाहे आप राजस्थान के कुछ एग्ज़ाम्स ले लो या आप इंडिया के कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो। तो क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सब स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये किसका कथन है? ये आर्यभट्ट का कथन है। देखो, आर्यभट्ट ने इतने साल पहले ही यह कह दिया था कि पृथ्वी गोलाकार है और पृथ्वी अंतरिक्ष में है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और ये गोलाकार है। ये सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ऐसा कथन आर्यभट्ट ने कहा। फिर इसके बाद इसमें हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या है, निर्देशांक क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम ये शुरू करते हैं। आप ये सब आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, मानचित्र और उसके घटक। हम इस साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रांकन या रेखांकन है। ये एक लघु क्षेत्र, एक वृहद क्षेत्र अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। ये मानचित्र के बारे में बता रहा है कि मानचित्र क्या है। किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। ये कोई भी लघु क्षेत्र, वृहद क्षेत्र, कोई देश, पूरे विश्व, ये पूरे विश्व का भी हो सकता है मानचित्र, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। अब बोल रहे हैं कि एटलस क्या है? एटलस मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। ठीक है, सारे मानचित्र, सारे देशों के मानचित्र, राज्यों के मानचित्र, विश्व के मानचित्र, उनकी क्या है? पुस्तक और संग्रह है। अब मानचित्र के अनेक प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक, थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या है? मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, महासागरों, नदियों को दर्शाते हैं। भौतिक मानचित्र जो है प्राकृतिक आकृतियां जो है हमारी पर्वत, मैदान, पठार, महासागर, नदियां, इन सबको दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र जो है वह देशों, राज्यों, सीमाओं, इन नगरों, इन सभी को दर्शाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एनसीईआरटी हो गई या काफ़ी सारी बुक्स होती है अलग अलग, जिसमें लास्ट पेज पे भारत का मानचित्र दिया हुआ होता है, जिसमें उसके राज्यों की राजधानियों, नगर दिए हुए होते हैं बड़े बड़े। वो क्या है? वो एक राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप है। फिर है थीमेटिक मानचित्र, विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर आता है मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3। दूरी, दिशा, प्रतीक चिन्ह। ये तीनों घटक है मानचित्र के। इसको याद कर लीजिए अच्छे से। मानचित्रों के हमने प्रकार देख लिए हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक वृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र की स्केल की सहायता से किया जाता है। अब देखो, मैप ले लो, चाहे इंडिया का मैप ले लो, है ना। अब जैसे भारत है, तो भारत इतना बड़ा है, हम उसको एक छोटे से कागज के टुकड़े पे दिखा देते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं? तो ये हम स्केल की सहायता से किया जाता है। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर।
जैसे हम स्केल ले लिया हमने, मान लो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। ऐसे हम दिखाते हैं मानचित्र में। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। तो ये आप देख लीजिए। मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका उस मानचित्र में उपयोग करता है। अब ये सब आप देख लीजिए आराम से, धीरे धीरे। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। अब है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जो है मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख, ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर भी इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। जैसे अलग अलग बिल्डिंग्स हो गई या गार्डन हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक मैप में दिखाएंगे तो एक मैप में हम ये सब नहीं दिखा सकते। जैसे रेलवे लाइन हो गई, इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। तो हम क्या इनकी जगह प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कि ये रेलवे लाइन है तो हम ऐसे ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के मानचित्र के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। तो हम इसमें देखो, पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। ये देखो, जो मैं आपको बता रही थी कि ये रेलवे लाइन के है, ये सारे साइंस, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन। ये देखो, ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है और ये रेलवे स्टेशन है। ये सड़कें दिखाई गई है। ये है पक्की सड़क, कच्ची सड़क होगी तो इस तरह से होगी। ये देखो, ये सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये राज्य, ये जिला। फिर ये नदी, कुआं, तालाब। ये देखो, ये पुल है, सेतु। फिर ये मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी वगैरह, ये सब है। फिर ये डाकघर, डाक, ये सब है। बस्तियां, कब्रिस्तान, ये वृक्ष और ये घास ऐसे दिखाएंगे। अब है पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथार्थ चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारे को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए, जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। यहाँ पे ग्लोब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल को बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। यहाँ पे हम ग्लोब की बात कर रहे हैं। देखो, पृथ्वी गोल है, ग्लोब गोल है। हम पृथ्वी को मानचित्र जो होता है, मानचित्र मतलब समतल होता है, सपाट होता है, उसकी अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। ग्लोब को हम ऐसे गोल गोल घुमा के देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं। निर्देशांक को समझना।
किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए, जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ है। अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे: प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर साय 6 बजे मुझे मिले। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं निर्देशांक जो होता है उसके लिए। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ज तक और दोनों के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। ये चित्र देखने को कह रहा है, ये देखो ये वाला चित्र। इस साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर खेल का आरंभ किया गया। इन 2 उदाहरणों से प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। इनके 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गीकृत को भी ठीक निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं ना ऐसे मानचित्र पर, जैसे कोई एक फिक्स जगह है, मान लो कि दिल्ली हो गया या जयपुर हो गया, तो उसके लिए एक हम निर्देशांक का यूज करते हैं उसको फिक्स उसके लोकेशन के लिए। अब है अक्षांश। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ठीक है, हम ग्लोब को देख लेंगे तो ये मान लो ग्लोब है, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ग्लोब को घुमाइए। जब ये घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा, ये मान लो ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये बीच में जो होती है ये भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसको 0 डिग्री भी बोल देते हैं हम। उस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। मान लो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो आपकी दूरी जो है भूमध्य रेखा से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप पर इस यात्रा के किसी भी, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट, आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। ये ऐसे, ये सब क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर होते हैं। अक्षांश समांतर कहा जाता है और ये पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाती है। ये देखो ये वृत्त बना रही ना, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया, पर ऐसे होते हैं ये अक्षांश, है ना। पुनः ग्लोब पर एक सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। ऑप्शन से देंगे उत्तरी ध्रुव, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वृत्त। तो सबसे बड़ा विषुवत वृत्त है। जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से नॉर्थ या साउथ की जाएंगे तो ये वृत्त जो है ये धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। जैसे मान लो ये है, अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो जैसे ये देखो ये छोटे होते जाते हैं। तो ये आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए और इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। चित्र 1.3, ये 1.3 में देखो दे भी रखा है, ये रहा, ये देखो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये देखो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा हो गई रेड कलर वाली, और ये प्रमुख याम्योत्तर, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। फिर ये देखो ये अक्षांश दे रखे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब 30 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री उत्तर, ये सब अक्षांश है।
और ये कैसे हैं? ये वृत्त है सारे। सबसे बड़ा वृत्त ये है भूमध्य रेखा वाला। इसके बाद ये वृत्तों की जो है ये छोटे होते जा रहे हैं वृत्त। तो यही इसमें समझाया गया था। अक्षांशों को अंशों डिग्री में व्यक्त किया जाता है, डिग्री में, है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से अंशों डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त जो है अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है। जो विषुवत वाला जो है यानी भूमध्य रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम? 0 डिग्री। जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री अंश उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसे 90 डिग्री उत्तर यही लिखा जाता है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। अक्षांश और जलवायु के बीच, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है ना। देखो भूमध्य रेखा जो होती है अपने, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती है लगभग लंबवत होती है, सीधी बढ़ती है। तो ये भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर मतलब पूरे साल गर्म रहता है ये। तो यही बता रहा है कि भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु कैसी हो जाती है? शीतोष्ण। मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत हो जाती है और अब दक्षिण ये ध्रुवों की ओर पहुंचते हैं तो जलवायु कैसी हो जाती है? ठंडी। अब विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। तो अक्षांश और जलवायु के बीच संबंध है। भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा और सर्दी बढ़ती जाएगी और ध्रुवों पर तो एकदम ठंडी जलवायु रहती है। तो ये अब हमने देख लिया। इसके बाद हम देशांतर जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। थैंक यू।